नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है अतीक अहमद, दूसरे हैं विपक्षी पार्टियां, तीसरा है मुख्तार अंसारी, चौथा है इरफान सोलंकी। सबसे पहले बात माफिया अतीक अहमद की। संगम नगरी को अपने आतंक से दहलाने वाला माफिया अतीक अहमद आखिरकार उत्तर प्रदेश एटीएस के सामने टूट गया। बेटे असद की एनकाउंटर में मौत के बाद अतीक का दिल कांप उठा। अब उसे फरार पत्नी शाइस्ता की भी चिंता सता रही। उधर पुलिस उमेश हत्याकांड के आरोपी अतीक और उसके भाई अशरफ से लगातार पूछताछ में लगी है। प्रयागराज में धूमनगंज थाने में जमीन पर बोरे पर बिठाकर दोनों से सवाल जवाब हुए। इस दौरान अतीक बार बार बेटे असद का चेहरा दिखाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा। यूपी एसटीएफ के आगे अतीक ने उमेश पाल हत्याकांड के साजिश पर से पर्दा उठा दिया है। उसने बताया कि साबरमती जेल से बैठकर उसने उमेश की मौत का षड्यंत्र रचा था, जिसे बेटे असद से एग्जीक्यूट किया। सूत्रों से एक और अहम जानकारी मिली है। बताया गया कि पत्नी शाइस्ता 11 अप्रैल तक अतीक अहमद के संपर्क में थी। इस दौरान अतीक साबरमती जेल में था और शाइस्ता से उसका संपर्क लगातार बना हुआ था। वहीं इस बीच उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से है। यूपी पुलिस की रिमांड कॉपी से पता चला है कि अतीक और अशरफ पाकिस्तान से हथियार खरीदते थे। इन हथियारों को पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराया जाता था। फिर इन हथियारों को आरोपी कुछ व्यक्तियों से खरीदते थे। पुलिस का कहना है कि जेल से आरोपियों की पहचान नहीं की जा सकती, जिस वजह से आरोपियों की रिमांड जरूरी है। रिमांड पर लेने के बाद ही आरोपियों को उस जगह ले जाया जाएगा ताकि उनकी पहचान हो सके। इसके बाद कोर्ट ने अतीक और उसके भाई अशरफ को पुलिस रिमांड की मंजूरी दे दी। अब कहा जा रहा है कि पुलिस पूछताछ के लिए अतीक को पंजाब ले जा सकती है। वहीं बेटे की मौत की खबर सुनकर माफिया अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा था। दूसरी खबर में बात विपक्षियों की। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर के बाद से भूचाल आ गया है। इस मुद्दे पर राजनीति लगातार गरमा रही है। विपक्ष लगातार इस एनकाउंटर पर आपत्ति जता रहा है और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमले कर रहा है। विपक्षियों के पेट में मरोड़ उठ रहा है और विपक्षी इसे फर्जी एनकाउंटर बता रहे हैं, तो कुछ इसे सरकार की तानाशाही, तो कुछ मजहबी एनकाउंटर बता रहे हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है, झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दे से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपा न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते। आज के हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जांच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसले का अधिकार सत्ता को नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। वहीं असद और गुलाम के एनकाउंटर पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। निजामाबाद में उन्होंने कहा कि एनकाउंटर के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर गोली से इंसाफ करने का ही सरकार ने फैसला कर लिया है तो फिर अदालतों को बंद कर दिया जाना चाहिए। पूरे मामले को मजहबी रंग देते हुए उन्होंने कहा कि क्या जुनैद और नसीर को जिसने मारा भाजपा उसका भी एनकाउंटर करवाएगी? नहीं करवाएगी, क्योंकि वो मजहब के नाम पर एनकाउंटर करते हैं। अतीक अहमद के बेटे के एनकाउंटर पर गमजदा हुए अखिलेश यादव और ओवैसी, एक ने भाईचारा का राग अलापा तो दूसरे ने छेड़ा मजहबी तान। लेकिन सच तो ये है कि उमेश पाल हत्याकांड में शामिल अतीक का बेटा असद लगातार फरार चल रहा था, जिसके बाद असद झांसी में पुलिस के हाथ लगा। दरअसल असद अहमद और उसका गुर्गा गुलाम भागने की फिराक में था और तो और उन दोनों ने पुलिस के ऊपर गोलियां भी चलाई, जिसके बाद भिड़ंत में दोनों अपराधी ढेर हो गए। अब बात मुख्तार अंसारी की। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने संपत्ति हड़पने के मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दी। पीठ ने मुख्तार के
विधायक बेटे अब्बास अंसारी की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें इसी मामले में आरोप पत्र को रद्द करने का अनुरोध किया गया था। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने अंसारी परिवार के स्वतंत्र रूप से दायर 2 याचिकाओं पर यह आदेश दिया। अंसारी परिवार की ओर से यह दलील दी गई थी कि जिस संपत्ति को हड़पने का आरोप उन पर लगा है वो उनके जन्म से पहले उनके पूर्वजों के नाम हस्तांतरित हो चुकी थी। संपत्ति के कागजों पर उनके पूर्वजों का नाम है, इसलिए उनके खिलाफ इस मामले में कोई अपराध नहीं बनता है। दरअसल उमर अंसारी की दी गई इस याचिका का राज्य के वकील विमल श्रीवास्तव ने विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में दलील दी कि आरोपियों ने अपनी दादी राबिया बेगम के जाली हस्ताक्षर करवाए थे, ये अपराध है, इसलिए उनके खिलाफ स्पष्ट अपराध का मामला बनता है। वहीं दूसरी तरफ आयकर विभाग ने गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। आईटी ने उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर 127 करोड़ रुपए कीमत की लगभग 2 दर्जन बेनामी संपत्तियों का पता लगाया है। आयकर विभाग की लखनऊ इकाई ने इस मामले में पहली बेनामी संपत्ति कुर्क की गाजीपुर जिले में जमीन जिसकी कीमत लगभग 1.29 करोड़ रुपए है। विभाग के कुर्की आदेश के अनुसार इस संपत्ति का बाजारीय मूल्य करीब 12 करोड़ रुपए है। इस मामले में बेनामीदार की पहचान मुख्तार अंसारी के एक कथित सहयोगी और पड़ोसी गणेश डी मिश्रा के रूप में की गई। कुर्की आदेश में लाभार्थी के रूप में मुख्तार अंसारी का नाम रखा गया है। चौथी खबर में बात इरफान सोलंकी की। यूपी के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। जाजमऊ आगजनी मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने जाजमऊ में रिजवान सोलंकी की पत्नी के नाम से खरीदे गए फ्लैट को सील कर दिया है जिसकी कीमत 75 लाख बताई जा रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मोहम्मद अज्जन की उन्नाव में 3 बीघा जमीन सील की गई है जिसकी कीमत 3 करोड़ आकी गई है। वहीं कानपुर हिंसा के आरोपी बिल्डर हाजी वसी की उन्नाव में ही 27 बीघा जमीन को सील किया गया है जिसकी कीमत लगभग 27 करोड़ रुपए आकी गई है। दरअसल जाजमऊ थाना क्षेत्र के डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नाजीर फातिमा का प्लॉट है। नजीर फातिमा का परिवार प्लॉट में टट्टर और छप्पर डालकर रहता है। नजीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि सपा विधायक और उनके भाई प्लॉट पर कब्जा करना चाहते थे। बीते 7 नवंबर को परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। इसी बीच विधायक और उनके भाई ने झोपड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 436, 506 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आगजनी मामले में गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। इसमें विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी, विधायक के गुर्गे हिस्ट्री शीटर इजराइल आटेवाला, शौकत अली, मोहम्मद शरीफ, पूर्व पार्षद मन्नू रहमान, मुसलीन उर्फ भोलू, मोहम्मद अज्जन को आरोपी बनाया गया था। पुलिस अब गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपियों की संपत्ति को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। इन खबरों पर आप अपनी राय हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए, कल फिर कौन किसके चक्रव्यूह में फंसेगा नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।